नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है नवंबर 17, 2012 रविवार। ये वीडियो है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो शहीद हुए थे 26/11 को जब आतंकवादी बम्बई में आ गए थे। तब उनको मारने में जो भारत के सैनिक थे उनमें से मेजर उन्नीकृष्णन शहीद हुए थे। और ये वीडियो उनके अंकल पर है, उनके अंकल के मोहनन उन्नीकृष्णन। वो उन्होंने आत्मदाह किया, सुसाइड किया, अपने आप को जला दिया दिल्ली में विजय चौक में तारीख 4 फरवरी 2011, जिस दिन अन्ना ने उपवास शुरू किया था अप्रैल में। और ये उससे ठीक 2 महीना पहले, ठीक 60 दिन पहले 4 फरवरी 2011 को शाम को 6 बजे के आसपास उन्होंने विजय चौक में सुसाइड किया। और उसका कारण ये था कि कसब को फांसी नहीं हो रही थी और कसब और उसके साथी हत्यारों ने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की हत्या की थी और कसब को फांसी नहीं हो रही थी। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे है कि उन्होंने सुसाइड का गलत डिसीजन क्यों लिया। मैं इसको गलत डिसीजन मानता हूँ। उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए। यदि किसी आदमी को सीख लेनी है, मैं तो कहूँगा आदमी को जीवित ही रहना चाहिए, लड़ना चाहिए। और यदि लड़ना है तो आइडियल है, जैसे महात्मा भगत सिंह अहिंसा मूर्ति, महात्मा उधम सिंह अहिंसा मूर्ति, महात्मा भगत सिंह अहिंसा मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस। ये सुसाइड जैसे गलत विचार क्यों आते हैं उसके बारे में भी पॉलिटिकली बात करना चाहता हूँ। इसी तरह से तिब्बत में भी अब तक में 200-250 लोगों ने सुसाइड किया है, लेकिन हथियार उठाकर नहीं लड़े। तो तिब्बत में भी इस तरह की सुसाइडल टेंडेंसी क्यों है? वहाँ पे चीनियों आक्रमणकारियों ने तिब्बत पे कब्जा करके रखा है, तो तिब्बत है वो हथियार लेके क्यों नहीं लड़ रहे, सुसाइड क्यों कर रहे हैं? तो और ये सारे चीज़ों पे डिस्कस करना है। तो पहले तो उनका डिसीजन क्यों गलत था कि कसब की फांसी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने रुकवाई थी। नेता भी करप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम अखबारों की एनालिसिस करें या जितने भी एक्टिविस्ट लीडर है, अन्ना अरविंद गांधी वगैरह, सुब्रमण्यम स्वामी, तो आप देखोगे कि हमेशा कभी भी भ्रष्टाचार होता है तो उसमें जज भी करप्ट होते हैं, नेता भी करप्ट होते हैं। लेकिन वो मीडिया, पेड मीडिया यानी पेड मीडिया, वो सिर्फ नेताओं के भ्रष्टाचार पे ही फोकस करेंगे। जैसे कि सारा का सारा भ्रष्टाचार सिर्फ नेता में ही है। जज बिल्कुल ईमानदार है, जज उसको कल फांसी पे लटकाने को तैयार है, लेकिन नेता ने रोके रखा है। तो उनको सही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई ये फांसी पे स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जज ने लगाया। क्यों लगाया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े वकील है, जज के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनको सऊदी अरेबिया से कुछ 150-200 करोड़ मिला था कसब को जिंदा रखने के लिए। तो अब उन्होंने कितना पैसा सुप्रीम कोर्ट को जज दिया वो तो नार्को टेस्ट लेने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो भी परिणाम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आओ देखा ना ताओ स्टे ऑर्डर डाल दिया, और ऐसा स्टे ऑर्डर डाला कि 1.5 साल तक उसको फांसी ही नहीं हुई। जो लोअर कोर्ट था उसका भी जजमेंट बहुत देर से आया। ऐसे केस अमेरिका में होते 2 महीने के अंदर जजमेंट आ जाता, तीसरे महीने उसको फांसी हो जाती। लेकिन जो लोअर कोर्ट था उसके भी जज ने क्यों इतनी देरी कर दी जजमेंट देने में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पे स्टे ऑर्डर लगा दिया। अब कहीं जाके कुछ 2-3 महीने पहले उसकी फांसी की सजा कंफर्म हुई, लेकिन अभी भी पता नहीं है कि स्टेटस क्या है। वो अपील के लिए 90 दिन का टाइम दिया है, वो दोबारा उसने रिवीजन के लिए अपील की है, या तो उसने प्रेसिडेंट के लिए मर्सी की अपील की है। और नेताओं का करप्शन भी कारण है, जैसे कि अफजल गुरु मोहम्मद अफजल जिंदा है, उसका कारण ये शीला दीक्षित, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और प्रतिभा पाटिल, और अब उसकी जगह ये प्रणब मुखर्जी, इन लोगों का भ्रष्टाचार है कि इनको सऊदी अरेबिया से पैसा मिल रहा है इसको जिंदा रखने के लिए, इसलिए वो लोग इसको फांसी की सजा नहीं दे रहे। तो पहले तो जो के मोहन उन्नीकृष्णन थे उन्हें मैं नहीं कहूंगा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाके सुसाइड करना चाहिए। सुसाइड तो उनको करना ही नहीं चाहिए था, ये गलत स्टेप है। पर उन्हें टारगेट करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के जज को, क्योंकि उन्होंने फांसी रुकवाई थी, और नेताओं को भी टारगेट करना चाहिए था। अब ये सुसाइड की टेंडेंसी क्यों आ रही है, कैसे इसको रोका जाए? मतलब मुझे डर इस बात का है कि कहीं और कार्यकर्ता इस तरह से सुसाइड करना शुरू ना कर दे। कि इसका सबसे बड़ा कारण भारत के अंदर है ये मोहन भाई का फोटो लगाना। मोहन भाई का फोटो क्या कहता है कि भाई अंग्रेज आके तुम्हारी पिटाई करते हैं तो तुम्हें मार खाना है, उसको चपत नहीं लगानी है। अब मोहन भाई को तो ये बात कहने में उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या था कि वो क्यों इस तरह की पागलों जैसी बात करते थे कि अंग्रेज तुम्हें
तुम्हारा सर फोड़ दे, तुम्हें हाथ पांव तोड़ दे, लेकिन तुम्हें उसे चपत भी नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेज टाइम्स ऑफ इंडिया को पैसा दे रहे हैं कि तुम मोहन भाई की फोटो फ्रंट पेज पे छापो। और अंग्रेज है वो ये टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, साराभाई, इनको भी अंग्रेज बोलते थे कि भाई तुम मोहन भाई को पैसा दो, तो क्योंकि मोहन भाई इस तरह की बात करके कार्यकर्ताओं को ठंडा कर रहे हैं कि जैसे मोहन भाई अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बोलेंगे कि ऐसे वाइसरॉय को तो मर जाना चाहिए, अंग्रेजों को तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक बार उनकी ये स्पीच थी, उसके प्रभावित होकर एक युवा मोहन भाई से मिलने गया और उसने मोहन भाई को कहा कि मैंने बंदूक खरीद ली है, कहीं से ले लिए, गोलियां भी ले लिए, मैं एक गोरे को मारने वाला हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं तो मरूंगा। तो मोहन भाई ने तुरंत बोला, नहीं नहीं, ये गोलियां हैं वो नदी में फेंक दे, अपनी बंदूक है वो जला दे, तेरे पास तीर भाले है वो तो वो सब रद्दी में बेच दे। तो उसने बोला, मैं क्या करूं आज़ादी के लिए? तो कि तू चरखा घुमा, भजन गा, खादी बना, फिर खादी बेचने जा, गाँव में जा। तो इस तरह से उसका टाइम पास कर दिया। अब कार्यकर्ता की उम्र मैक्सिमम 3-4 साल होती है, 3-4 साल बाद उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आदमी ठंडा पड़ जाएगा। आज भी जो कार्यकर्ता है वो 3-4 साल बाद आप मिलोगे, आप ऐसा करो, 3-4 जो भी 30-35 साल के उम्र के लोग हैं उनसे मिलो कि वो जब 20-25 साल के थे, 18-20 साल के थे, तब कार्यकर्ता थे, आज वो इंटरेस्ट भी नहीं ले पाते। तो इस तरह से ठंडा कर दिया उसने। तो अब होता क्या था, अंग्रेज थे वो मोहन भाई पे हमेशा वॉच रखते थे। तो इस तरह से जब उसने युवा को बंदूक फेंकने के लिए कन्विंस किया और चरखा पकड़ा दिया, तो जो अंग्रेज जासूस जो मोहन भाई को वॉच करता होगा उसने वाइसरॉय को रिपोर्ट दी होगी कि भाई इस तरह से मोहन भाई है, वो तो हमारे काम के आदमी है, वो तो कार्यकर्ता बंदूक लेके आता है, उनको बंदूक फिकवा के, चरखा घुमा के उनका टाइम पास करा देते हैं। तो वाइसरॉय ने बोला, चलो ये तो बहुत हमारे काम का आदमी है, इसका टाइम्स ऑफ इंडिया को एडिटर को बुलाया, पैसा दिया, चलो इसका फोटो फ्रंट पेज पे छापो। बजाज को बोला, जा इसको 10,000 दे, साराभाई को बोला, जा इसको 5,000 दे। और ये मोहन भाई के जो आश्रम चलते थे उसका अंग्रेज ऑडिट करते थे, एक एक पैसा कहाँ खर्च करते हैं मोहन भाई। और मोहन भाई को भी पता था कि अंग्रेज देख रहे हैं कि मैं पैसा कहाँ खर्च कर रहा हूं। एक तो पहले मोहन भाई के पास कोई साइनिंग अथॉरिटी थी नहीं, साइनिंग अथॉरिटी अंग्रेजों के जो चमचे थे, बजाज, बिरला वगैरह, उनके पास होती थी। मोहन भाई के पास 1 रुपये की साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती थी। वो सारा जो इंटरनल वहीवट एडमिनिस्ट्रेशन है कांग्रेस का वो अंग्रेजों के जो खास चमचे होते थे वही करते थे। और एक एक पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस तरह से खर्च हो रहा था, उस पर अंग्रेज हमेशा वॉच रखते थे। और ये बात मोहन भाई को, जवाहरलाल गांधी को, सबको पता थी, इसलिए वो इसी डायरेक्शन में पैसा खर्च लगाते थे या कार्यकरों को भेजते थे कि जहाँ पे अंग्रेजों को मिनिमम नुकसान हो। बिजनेस में 2 चीज होती है, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, मिनिमाइजिंग द लॉस, यानी कि अपना मुनाफा बढ़ाओ और कभी कभी मुनाफा नहीं बढ़ता है तो कम से कम घाटा कम करो। तो अंग्रेज देख रहे थे कि इससे हमारा घाटा कम हो रहा है। घाटा कैसे कम हो रहा है कि एक युवा बंदूक उठा के पहुंच गया और मोहन भाई ने उसकी बंदूक फिकवा दी, गोलियां फिकवा दी, उसके तलवार थे वो रद्दी में बिकवा दी और उसको चरखा घुमा के, भजन गवा के, खादी बनवा के खादी बेचने के लिए भेजा, उसका टाइम पास कर दिया। इससे 1-2 गोरे कम मरे, मिनिमाइजिंग द लॉस, घाटा कम हो गया। तो मोहन भाई ये जो बात करते थे कि नहीं हमें अंग्रेजों को चाटा नहीं मारना है, हमें खुद भूखों मर जाना है, भले अंग्रेज हमारा सर तोड़ दे, पांव फोड़ दे, अरे सर फोड़ दे, पांव तोड़ दे, तो उनमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था। लेकिन कार्यकर्ता इस बात को एक तरह का गॉड मैसेज या भगवान का संदेश या मसीहा का संदेश मानने लगे। और ये जो भूखे रहने की बात है वो डिप्रेशन खड़ा करती है, वो आदमी को कमजोर बना देती है, मानसिक रूप से कमजोर बना देती है, इसलिए उसमें सुसाइडल टेंडेंसी आती है। इसलिए ऐसे सुसाइड ना हो इसके लिए मैं क्या उपाय सोचता हूं, मैं आपको बताऊं कि हर जगह से मोहन भाई का फोटो हटा दो, या तो मोहन भाई का फोटो लगाओ पर उस पर ऊपर क्रॉस कर दो। जहां भी कहीं मोहन भाई का फोटो आपको दिखे, नेता को जाके बोलो कि भाई जब तक मोहन भाई का फोटो होगा मैं नहीं आने वाला आपके साथ। मोहन भाई का फोटो नीचे उतारे तो मोहन भाई का फोटो रखो और उस पर क्रॉस लगा दो, और साइड में अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह का फोटो रखो। अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह में सारे महात्मा आ गए, जैसे ओम शब्दन में 33 करोड़ देवी देवता आ गए, इस तरह से महात्मा उधम सिंह के फोटो में महात्मा भगत सिंह आ गए, महात्मा मदन लाल धिंगरा आ गए, महात्मा चंद्रशेखर आजाद आ गए, महात्मा सुभाष चंद्र बोस आ गए। हमें जहां तक मेरा मानना है हमें 12-25 फोटो रखने की जरूरत नहीं है। एक महात्मा उधम सिंह का फोटो रखा, उसमें सारे महात्माओं की तस्वीरें, उनके विचार, उनकी जीवनियां आ गई। तो महात्मा उधम सिंह को यदि प्रेरणा मूर्ति बनाने का विचार फैलाया जाए तो इस तरह के निरर्थक सुसाइड है वो कम होंगे। व्यक्ति देखेंगे कि नहीं भाई मुझे सुसाइड नहीं करना है,
मुझे अहिंसा के रास्ते पे ही चलना है, पर कौन सा अहिंसा का रास्ता? दुरात्मा गांधी वाला अहिंसा का रास्ता नहीं, अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह का अहिंसा का रास्ता। तो इससे सुसाइड नहीं होंगे। और कंस्ट्रक्टिव प्रोटेस्ट जिसे मैं बोलता हूं कि ऐसा प्रोटेस्ट कि जिससे प्रगति हो यानी कि कसब को फांसी लगवानी है तो सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलो, और अभी तो केस सुप्रीम कोर्ट में है या नहीं पता नहीं, तो चलो प्रणब मुखर्जी से मिलो, और प्रणब मुखर्जी से मिलो तो पहले तो उन्हें कहो कि मैं अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह को अपना गुरु मानता हूं, और फिर उनसे कहो कि भाई कसब को 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर जो भी आपको समय ठीक लगती है उसका डिसीजन अनाउंस करो। उसको यदि भारत रत्न देना है तो भारत रत्न देना, पर जो भी टाइम पास कर रहे हैं अभी वो टाइम पास नहीं होना चाहिए कि उन्हें मोहम्मद अफजल को भारत रत्न देना है तो कल का कल भारत रत्न देना है। पर ये जो पिछले अनेकों साल से 5 साल 10 साल में तो भूल भी गया कितने साल से टाइम पास हो रहा है, ये शीला दीक्षित, चिदम्बरम और इन लोगों ने जो टाइम पास किया वो टाइम पास बंद करवाने के लिए मैं कहूंगा कि उनको पर्सनली मिलो और उनको कहो कि अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह हमारे गुरु है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मोहम्मद अफजल की फांसी का डिसीजन और कसब की फांसी का डिसीजन 15 दिन के अंदर लो। और ये सुसाइड का विचार हमें माइंड से निकाल देना चाहिए। धन्यवाद। और तो सुसाइड नहीं करना चाहिए, दुरात्मा गांधी की फोटो रखनी चाहिए लेकिन उस पर क्रॉस होना चाहिए, और महात्मा उधम सिंह की फोटो होनी चाहिए। और दूसरा मैं कहूंगा पेड मीडिया के बारे में। पेड मीडिया में इसलिए बोलता हूं क्योंकि एवरी मीडिया इज अ पेड मीडिया। वो 1820 में थॉमस जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति और फ्रीडम फाइटर, और असली फ्रीडम फाइटर, बंदूक लेकर मारने और मरने गए थे, मोहन भाई की तरह पंखे के नीचे चरखा नहीं घुमाते थे, असली फ्रीडम फाइटर सुबह थॉमस जेफरसन, जो कि बाद में वर्जीनिया के गवर्नर बने, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1820 में कहा था कि अखबार में यदि कोई सच्चाई है तो वो एकमात्र सच्चाई एडवर्टाइजमेंट है। मतलब कि जो न्यूज है, कॉलम है, एडिटोरियल है, वो सब झूठ है, एडवर्टाइजमेंट ही सच्चाई है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था कि जर्नलिस्ट हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन कीपिंग इग्नोरेंस, यानी कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन ना देना में पत्रकारों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट यानी उनको पैसा मिलता है। वो सादी भाषा में भी कह सकते थे, जैसे मैं बोलता हूं कि एवरी न्यूज इज अ पेड न्यूज, एवरी एडिटोरियल इज अ पेड एडिटोरियल, एवरी कॉलम इज अ पेड कॉलम। पर वो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो थोड़ी गोल गोल भाषा में बोलना पसंद करते हैं। तो मीडिया पेड मीडिया ही रहने वाला है। आज से 200-300 साल पहले भी वो 100% पेड था, आज भी 100% यानी 95% पेड। वो 5% अनपेड रखते हैं भ्रम खड़ा करने के लिए। यदि 100% पेड होता तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा, इसलिए वो 5-10% अनपेड पॉलिटिकल न्यूज छाप देते हैं कभी कभी, एक भ्रम पैदा करने के लिए, कि ताकि वो कह सके कि देखो ये अनपेड है कि नहीं, ये अनपेड है कि नहीं, सारे अनपेड है। यदि 100% पेड होता तो एक जगह पॉइंट करके बता ही नहीं पाते कि ये अनपेड न्यूज है। इसलिए वो 100% अनपेड न्यूज है, इस तरह का भ्रम पैदा करने के लिए वो 5-10% अनपेड न्यूज छाप देते हैं। पर 90% न्यूज पेड न्यूज है, यानी 100% न्यूज पेड न्यूज मान लो। और इसीलिए मैंने उपाय दिया है rahulmehta.com/301.htm में उपाय दिया है कि राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन। दूरदर्शन भी पेड मीडिया है। पेड किस सेंस में है कि हम लोग टैक्स देते हैं, हमने दूरदर्शन को मुफ्त में जमीन दी है, उस टैक्स से चेयरमैन को, जर्नलिस्ट को पैसा मिल रहा है, तो वो पेड है। पर वो हमारा काम नहीं कर रहे, हमारा पब्लिक का काम नहीं कर रहे, और वो प्राइवेट पार्टियों से पैसा लेके उनके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं या इनको खबरें दबाने का काम करते हैं। तो राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन आने के बाद वो पेड मीडिया तो रहेगा ही, पर वो ऑनेस्टली पेड मीडिया रहेगा और फोर्स मीडिया रहेगा कि नागरिक निकाल देंगे। जो पत्रकार है उसने जानबूझ के कोई इंपॉर्टेंट खबर दबाई या तो उसने पैसा लेके कोई गलत खबर को प्रोत्साहन दिया। तो अभी जो पेड मीडिया है उसने ये देखिए कि 4 फरवरी 2011 को के मोहनन उन्नीकृष्णन ने आत्मदाह किया, सुसाइड किया, तो उसकी कोई रिपोर्टिंग ही नहीं की। आप 99% लोगों से पूछो, उन्होंने यूट्यूब पे, मतलब इंटरनेट पे पढ़ा हो तो ठीक है, बाकी मीडिया में उन्होंने देखा ही नहीं। और अन्ना की कितनी बड़ी खबर की वो 2-4 दिन भूखे क्या रहे, भूकंप ला दिया, और किसको पता था कि असल में भूखे रहे थे भी नहीं। वो तो नार्को टेस्ट लिया जाए तो पता चलेगा कि सचमुच में वो भूखे रहे थे या चोरी छिपे क्या खाना खाते थे या नहीं खाते थे। भूखे रहे भी हो तो एक जगह आदमी सुसाइड कर रहा है, 98% बर्न यानी 100% बर्न यानी उसकी 100% चमड़ी करीब करीब पूरी चमड़ी जल गई थी। एक जगह आदमी आत्मदाह कर रहा है, वाजिब मुद्दे पे भी सबको फांसी होनी चाहिए, 2 महीने में 3 महीने में होनी चाहिए थी, उसके बजाय 3-3, 4-4 साल, 5 साल से नहीं हो रही। और उसमें पीछे करप्शन रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट के जब कुछ बड़े वकील है उनको सऊदी अरेबिया से पैसा मिल रहा है,
और इसकी वजह से कसब को फांसी नहीं हो रही। तो ये करप्शन को पेड मीडिया ने बिल्कुल ना एक्सपोज किया, मतलब रिपोर्टिंग भी नहीं की रही, एक्सपोज तो करना छोड़ो। और वो कोई आदमी 4 दिन 5 दिन भूखा क्या रहता है, पूरा दुनिया भर की, पूरे हिंदुस्तान की टीवी चैनल वह रिपोर्टिंग करने पहुंच जाती है। तो ये पेड मीडिया का एंगल हमें समझना चाहिए कि उन्नी कृष्णन के अंकल को बिल्कुल कवरेज नहीं मिला, और अन्ना और अरविंद गांधी अनशन पे बैठते हैं तो पूरा मीडिया पहुंच जाता है। तो इससे पता लगता है कि कौन उनको पैसे दे रहा है ये न्यूज़ खबर दबाने के लिए, क्योंकि जो कसब को जिंदा रखना चाहते हैं वो नहीं चाहेंगे कि ये खबर पूरे इंडिया में आग की तरह फैले। तो जो कसब को जिंदा रखना चाहते हैं उन्होंने मीडिया को पैसा दिया, तो किस तरह से पैसा दिया, जो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सऊदी अरेबिया के द्वारा जो हमारे मीडिया में डेट और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है मॉरिशस रूट के द्वारा, उस पर स्टडी करना चाहिए कि मीडिया कंपनियां जो है, MDTV है, फिर ये अलग अलग कंपनियां, उनमें मॉरिशस से बहुत सारा पैसा आ रहा है, और वो मॉरिशस में से पैसा आ रहा है, उनमें से बहुत सारा दाऊद का पैसा है, ये सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है, और वो लोग कसब को जिंदा रखना चाहते हैं। और इसलिए मीडिया ने इस बात को, पेड मीडिया ने इस बात को दबा दिया। तो इससे अभी भी ISC के लोग हैं, वो तो चिल्लाते कि मीडिया में, वो तो मीडिया उनको 24 घंटे में मान लो 23 घंटे दिखाए तो भी उनका रोना धोना चालू रहता है कि मीडिया ने हमको 24 घंटे क्यों नहीं दिखाया, हमको सिर्फ 23 घंटे क्यों दिखाया। पर असल में ऐसी बात नहीं है, मीडिया पूरा कवरेज दे रहा है ISC की पार्टी को, और उनको जो मुद्दे उनके अगेंस्ट जाते हैं उनका कवरेज ही नहीं हो रहा है। जैसे अरविंद गांधी ने बांग्लादेशियों को सपोर्ट किया, उनकी मंच पे वीडियो थी, वो मंच पे थे अगस्त में जब उनका अनशन चल रहा था, जुलाई एंड अगस्त में, और तो उसी वक्त ये बांग्लादेशी और बोडो के बीच युद्ध शुरू हुआ। मैं उसको वॉर कहता हूं, बोडो बांग्लादेशी वॉर, क्योंकि बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुस के उन्होंने बोडो को वहां से खदेड़ दिया था, तो इट वॉज बेसिकली अ वॉर। और मैं क्यों इसे बोडो बांग्लादेशी वॉर कहता हूं, इंडिया बांग्लादेशी वॉर क्यों नहीं लेता हूं, क्योंकि जो भी कारण रहा हो, जाने अनजाने में हम भारतीयों ने बोडो की कोई मदद नहीं की। बोडो को बोला कि तुम अपने आप लड़ना हो तो लड़ो, मतलब हम भारतीयों ने कोई मदद ही नहीं की, कोई नहीं कर पाए, जानबूझ के नहीं की, अनजाने में नहीं की, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो अलग बात है। मैंने एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया था जनवरी 2012 में, 6-8 महीने पहले, कि भाई इस तरह का विस्फोट आसाम में कभी भी हो सकता है। मुझे पता नहीं था जुलाई में होने वाला है, अगस्त में होने वाला है, पर हो सकता है। तो मैंने अपनी कोशिश की, लेकिन जो बड़ी पार्टियों के नेता थे, BJP, RSS, कांग्रेस, उन्होंने अपने कार्यकरों को बोला कि नहीं, इसके उपायों की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, बस ये समस्या थोड़ी बहुत बढ़ानी है तो बढ़ाओ। तो उसकी वजह से जो बोडो थे उन्होंने ये युद्ध अकेले लड़ा, अच्छी खासी संख्या में हार गए। पर खैर जो भी हुआ, तो बोडो बांग्लादेशियों का युद्ध था, उसमें अरविंद गांधी ने बांग्लादेशियों का पक्ष लिया, लेकिन मीडिया ने कोई रिपोर्टिंग ही नहीं की, क्योंकि वो रिपोर्टिंग बड़े पैमाने में होती तो उसका नेगेटिव साइड आता। तो इस तरह से पेड मीडिया का हमें एंगल स्टडी करना चाहिए कि के मोहनन के सुसाइड को जरा भी कवर नहीं किया, और अन्ना 4 दिन भूखे क्या रहते हैं, आसमान टूट पड़ता है। तो इस तरह से हमें अब अपना मीडिया क्या होना चाहिए ये सोचना चाहिए। तो पहले तो मैं कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि आप नेताओं को सुनना ही बंद कर दो, क्योंकि ये नेता कार्यकर्ताओं को ऐसे काम नहीं करवाते, कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयत्न करते हैं कि कोई कार्यकर्ता काम करना चाहता है तो कि नहीं तू रुक जा। कि जैसे मैंने अखबार में एडवर्टाइज में देता हूं, मैंने अब तक मैं 17 एडवर्टाइज दिया, आपको फेसबुक में मेरे प्रोफाइल में दिखेगी, और मैं दूसरे कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आप मेरे आदेश का या सजेशन का या वेट मत करो, आपको कोई मुद्दा अच्छा लगता है तो बिना सोचे उस पर एडवर्टाइजमेंट दे दो अखबार में। कि हर एक कार्यकर्ता, यानी 5-6-10 कार्यकर्ताओं का ग्रुप है, उसको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंटली यानी वो खुद अपना पैसा लगा रहे हैं, वो खुद सोच रहे हैं कि भाई कौन सा मुद्दा हमें पब्लिक में रखना चाहिए, उस मुद्दे पे वो एडवर्टाइज रख के वो खुद अखबार पे चले जाते हैं। वो नेता को सुनते हैं लेकिन उसके मानते नहीं हो, जो बात अच्छी लगी वो मानते हैं, पर नेता ने बोला कि नहीं, पैसा तुम सीधा सेंट्रल ऑफिस भेजो, और फिर नेता तय करेगा कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट आएगी, एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा जाएगा। कार्यकर्ता सिर्फ अपना दिमाग नहीं लगाएगा, कार्यकर्ता सिर्फ नारे लगाएगा। वो कल्चर हमें खत्म करना चाहिए जितने हो सके। अब मैं कहूँगा कार्यकर्ताओं को, हर एक लेवल पे कार्यकर्ताओं को, ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को इंडिपेंडेंटली ही काम करना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये नेता है वो उनको रोकने का काम कर रहे हैं, काम करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।